थोड़ा चेंज करते हैं, शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। चलिए भाई, जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक पढ़ के आए हैं, मतलब सर ये बहुत प्रॉब्लम है। जो नहीं पढ़ के आते उनको अच्छा रहता है, हम पढ़ के आए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बस जो पढ़ के आए हैं उनसे पूछे कि भाई ये जो पढ़ के नहीं आए हैं उनके लिए आप बताओ, उनको समझाना है कि भाई जो तुम पढ़ के आए वो है क्या, और वो स्टैटिस्टिक्स है, और वो उसका मतलब क्या है। ये सर का फोन है। चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स आप जो पढ़ के आए वो बताइए। जो लैंग्वेज में पढ़ बोलना है बोल सकते हैं, जो समझ में आया है वो बोल सकते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ डेटा, चलो अच्छा, बराबर है। निरूपण मतलब प्रेजेंटेशन, बराबर है। न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन, बोलो। जो पढ़ के आया, 2 साल पढ़ा है, तो पूछेगा तो बताना तो पड़ेगा ना कि 2 साल में आप क्या पढ़े, स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड अटेम्प्ट, बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा तुम बताओ, अभी तो स्टैटिस्टिक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, तो काफी कुछ सब सबके लिए कंफर्टेबल है, बोलो। एवरेज निकालना है, कंपैरिजन करना है, हाँ। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जो अटेम्प्ट किया है वो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो तुम क्या समझते हो। स्टैटिस्टिक्स मींस व्हाट। देखो ये कभी कभी जो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होता है ना वही डिफिकल्ट बन जाता है। सर 2 साल पढ़ के आए लेकिन हम बोल नहीं सकते कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, इतना सारा पढ़ा हुआ है, मतलब 20-25 चैप्टर पढ़ चुके हैं अपने उसके अंदर इन डेप्थ, लेकिन वो सब्जेक्ट क्या है नहीं पता, या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आप क्या वो कह सकते हो। हाँ, ठीक है, तो तुम फारूक, तुम्हारा नाम फारूक है ना। सफर, सफर ने जो बोला ना वो थोड़ा बहुत, मतलब बहुत प्रॉपर था, मतलब जो सेंस में हम समझना चाहते हैं उसके सेंस में। देखो स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब है वो कैसे है, मैं आपको समझाऊं कि स्टैटिस्टिक क्या है। आप आज के बाद कभी भूलने का नहीं, लाइफ टाइम याद रखना है। और वो है कि आपको स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो है क्या है, कोपाई। क्या याद रखेंगे, स्टैटिस्टिक्स मींस कोपाई। मतलब सर, मतलब ये है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा।
समझे? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ये सब मिला के जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं वो यही है। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, कुछ भी नहीं। चलिए, तो पूरा सेटअप ये है कि हम जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक कौन सी सेंस में समझा जाता है उस हिसाब से अलग अलग उसके मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि भाई स्टैटिस्टिक्स ऑफ विराट कोहली, तो विराट कोहली ने कितनी मैचेस खेली है, टोटल कितने रन्स किए हैं, या फिर उसने कितनी सेंचुरी प्ले की है, या कितनी बार हाफ सेंचुरी, एवरेज स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, लोएस्ट स्कोर कितना है, ये सब कुछ फिगर्स है दैट डिस्क्राइब विराट कोहली। तो ये फैक्ट्स इन फिगर्स जो है वो भी स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन वो एक अलग है। स्टैटिस्टिक्स अबाउट इंडिया, तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, बॉर्डर एरिया कितना है, ठीक है, या फिर उसमें कितने पॉपुलेशन है, उसका जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन, देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल फैक्ट्स दैट कैन डिस्क्राइब इंडिया। तो उसको भी हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ नहीं रहे हैं, वो जो है वो तो जस्ट किसी चीज को फैक्ट्स और फिगर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करे या डिस्क्राइब करे, वो स्टैटिस्टिक्स, उसको भी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो ये है। तो वो जो स्टैटिस्टिक है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक दो सेंस में माना गया है, एक है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। इसमें ये जो प्लूरल सेंस है वो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो कौन सा स्टैटिस्टिक है जो डिस्क्राइब करता है किसी को, मतलब फैक्ट्स इन फिगर्स या सिंपली डेटा जो है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हमारे लिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये, हम जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं वो सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स, और सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कॉपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। क्लियर हो गया? अब पॉइंट यहां से शुरू होता है सर, कॉपाई तो याद रह गया, लेकिन इसमें एक वर्ड है डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। डेटा का मतलब क्या है, फिर डेटा समझेंगे तो हम समझेंगे न्यूमेरिकल डेटा क्या है। देखो, अब आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो इन डेप्थ पढ़ाई होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि किसी चीज का रट्टा मारा और काम आगे निकल गया, वो नहीं हो सकता। जो डेप्थ में जाके आप किसी चीज को समझोगे तो आप जितना अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करोगे उतना अच्छी तरीके से एलाबरेट कर पाओगे और आगे जाके उसका यूज भी करना है। तो समझ के जाना है, ठीक है? वो बीकॉम में जो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये हेल्पफुल रहेगा वहां पर भी। ध्यान से देखिए, डेटा का मतलब क्या है, जब तक वो नहीं समझेंगे, कलेक्शन ये सब तो है, लेकिन वो किसका, डेटा का, और वो भी न्यूमेरिकल डेटा का। तो ये डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, ये है क्या चीज? तो पहले बात करते हैं डेटा पर कि भाई डेटा क्या चीज है। तो देखो, एक वर्ड है और उसका पूरा प्रोसेस करते हैं, बाल की खाल निकालने का काम करेंगे, बराबर? चलिए, तो बात करते हैं डेटा मतलब क्या। तो डेटा सीखने से पहले थोड़ा ओरिजिन में जाते हैं। तो आपको सीखना चाहिए एक वर्ड, बाद में मैं डेटा पर आऊंगा, तो वो वर्ड है वेरिएबल। क्या आपको मालूम है ये क्या चीज है, वेरिएबल? कहीं पर सुना हुआ है वेरिएबल? गुजराती में को तो चल, वेरिएबल मीन्स चल, ठीक है। चलिए, वेरिएबल क्या है?
वेरिएबल को छोड़ो, उसके साथ एक दूसरा भी मैं वर्ड वेरिएबल के साथ लिखूं तो शायद याद आ जाए। दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, चल अचल ऐसा बोलते हैं उसको। चल और अचल क्या चीज है मैं आपको समझू। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी के यूनिट टू यूनिट चेंज होता है तो वो वेरिएबल है, और चेंज नहीं होता है तो वो कांस्टेंट है। मतलब सर मैं आपको समझाऊं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी मतलब आप जो भी चीज का इंक्वायरी कर रहे हो, मान लीजिए कि भाई मैं स्टूडेंट, मेरा पूरा इंक्वायरी का यूनिट स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है, मैं ये देखना चाहता हूं। चेंज हो रहा है, चेंजेबल, वेराई मतलब चेंज, चेंजेबल मतलब वेरिएबल, और नॉन चेंजेबल इसका मतलब होता है चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट मतलब नाम से पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन कौन सी चीज की बात करते हैं? एनी एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स अंडर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी। Any characteristics of units under subject matter of inquiry, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट जो है यदि वो चेंज होता है, चेंजेबल फ्रॉम यूनिट टू यूनिट, और नॉन चेंजेबल फ्रॉम यूनिट टू यूनिट। चेंजेबल है तो वो बन जाएगा वेरिएबल, नॉन चेंजेबल है तो वो बन जाएगा कांस्टेंट। लेकिन सर एग्जांपल दीजिए, अब बात करते हैं। यूनिट क्या है उस पर बात करेंगे, और उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है कि नहीं होता है, तो उसकी कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी में मैं सभी स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स का स्टडी कर रहा हूं, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट मतलब यूनिट टू यूनिट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? मार्क्स। क्या वो चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा? चेंज होगा। तो ये मार्क्स क्या है भाई? वेरिएबल है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये यूनिट है, यूनिट टू यूनिट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, इसका मतलब ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब फिर से लेते हैं। यूनिट तो स्टूडेंट ही है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है मान लीजिए रिलीजियन। तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्लासरूम में जितने स्टूडेंट सबको पूछते जाएंगे, तो यूनिट टू यूनिट रिलीजन चेंज होगा। ठीक है, किसी का कोई अलग रिलीजन होगा, किसी का कोई और, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई बुद्धिस्ट होगा, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये रिलीजन चेंज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट चेंज करते हैं, यूनिट लेते हैं फैमिली, और मैं स्टडी करना चाहता हूं फैमिली की इनकम। तो फैमिली टू फैमिली,
फैमिली इनकम सेम रहेगी या चेंज होती रहेगी? तो फैमिली टू फैमिली, पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं, जितने फैमिली, वो सबकी इनकम क्या है वो मुझे चेक करना है। तो फैमिली टू फैमिली इनकम चेंज होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए भाई वर्कर, वर्कर टू वर्कर मंथली वेज किसको क्या मिलता है? तो हो सकता है कि वेजिस की अमाउंट वर्कर टू वर्कर चेंज होगी। किसी एक वर्कर को 500 मिला या 5000 मिला, किसी दूसरे को 6000 मिला, किसी तीसरे को 4000 मिला। तो वर्कर टू वर्कर वेजिस या वेज अमाउंट चेंज होते रहते हैं। ये यूनिट टू यूनिट मैंने बात की। यूनिट टू यूनिट ये कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि भाई कंटेस्टेंट टू कंटेस्टेंट ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो ब्यूटी लेवल चेंज होता है। कोई बहुत ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट है तो जिसको मिस इंडिया बना दिया, उससे थोड़ा कम ब्यूटीफुल है तो बोला भी तुमको मिस इंडिया का रनर्स अप बनाते हैं, जो सेटअप है उस हिसाब से। लेकिन कंटेस्टेंट टू कंटेस्टेंट ब्यूटी चेंज होती रहती है। वर्कर टू वर्कर या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय ऑनेस्टी चेंज होगी या नहीं होगी? कोई ज्यादा ऑनेस्ट होगा या लॉयल होगा, कोई कम ऑनेस्ट होगा, कम लॉयल होगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी के यूनिट टू यूनिट चेंज होते हैं। तो ये सब है क्या सर? ये सब वेरिएबल है। तो इसको नाम दे देते हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नहीं, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जिसका यूनिट टू यूनिट वैल्यू या डोमेन चेंज होता रहता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ऐसे वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक में भी कुछ ऐसे है जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ ऐसे है जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हाँ लेकिन फील कर सकते हैं या फिर लेबलिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स, तो ये मार्क्स चेंज तो होते हैं लेकिन वो नंबर में एक्सप्रेसिबल है या नहीं है? हाँ है, मार्क्स को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। कैसा वेरिएबल भाई? या न्यूमेरिकल वेरिएबल। लेकिन रिलीजन को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये बन जाता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल या नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल, जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनकम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वेजिस नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल। कंटेस्टेंट की ब्यूटी, ब्यूटी फिल कर सकते हैं लेकिन नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो एट्रीब्यूट है, मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल है। ऑनेस्टी या लॉयल्टी क्वालिटेटिव वेरिएबल है। तो वेरिएबल भी दो टाइप के हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। समझ में आ रहा है आपको? बराबर क्लियर हो रहा है? हाँ, लेकिन सर आप वेरिएबल पर क्यों चले गए? हम तो डेटा पर से आ रहे हैं, अभी वहीं पर आ रहे हैं। तो बात ये हुई कि भाई कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक या तो वेरिएबल होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। सर कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं? चेंज ही नहीं होते, चेंज ही नहीं होते। जैसे मैं ये क्लासरूम में स्टूडेंट को पूछूं कि आप कौन सा प्रोफेशनल कोर्स फॉलो कर रहे हैं या परस्यू कर रहे हैं, तो सब बोलेंगे सीए में फाउंडेशन, सीए में फाउंडेशन, सीए। हर एक का एक ही आंसर है, ये यूनिट टू यूनिट चेंज नहीं हो रहा है। तो ये केस में ये कांस्टेंट बन गया। कैरेक्टरिस्टिक तो है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया? अब
वेरिएबल है तो दो टाइप के, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरा है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो होते हैं उसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल को नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस ये उसका बेसिक आइडिया है। अच्छा, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर, सॉरी क्वालिटेटिव वेरिएबल जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, ये नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट भी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ऐसा जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब ऐसा वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो है एट्रीब्यूट। मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल मींस एट्रीब्यूट। क्लियर? तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल का कोई दूसरा नाम है जैसे इसका नाम है? कोई नाम नहीं है। मतलब सिर्फ वेरिएबल बोला जाए, सिर्फ वेरिएबल, तो रूटीन में ये अभी सेट हो चुका है कि सिर्फ वेरिएबल बोले मतलब किसकी बात हो रही है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात हो रही है। क्योंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए तो एक सेपरेट नाम है ही, कौन सा? एट्रीब्यूट। तो प्रैक्टिस में ये आ चुका है, हालांकि ये 100% सही नहीं है। वेरिएबल तो दो होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, लेकिन क्वालिटेटिव का एक नाम अलग है ही। तो सिर्फ वेरिएबल लिखा पढ़ा जाए तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? किसकी बात हो रही है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात हो रही है। ये जनरल प्रैक्टिस हो चुकी है आज के दौर में। तो वेरिएबल मीन्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल, हालांकि ये बिल्कुल 100% सही नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस हो चुकी है, बस ये कहने का मतलब है। क्लियर? और जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो भी दो टाइप के होते हैं। कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो डेफिनिट वैल्यू एज्यूम करते हैं, फिक्स वैल्यू, सर्टेन वैल्यू, और वो काउंटेबल होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। और कुछ ऐसे होते हैं जो डेफिनिट वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी वैल्यू विद इन द रेंज अटेन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। मैं जिसको एग्जांपल के तौर पर बोलूं तो जो वेरिएबल, ध्यान से सुनना, कोई फिक्स नंबर ही एज्यूम कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली विद 5 चिल्ड्रन, तो 0 बॉयज होंगे या 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5, इन्हीं में से कोई एक फिक्स नंबर हो सकता है। और ये एक फिक्स नंबर ही है, दो पॉसिबल वैल्यू के बीच में गैप है, 0 के बाद 1 आएगा, तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारा गैप है। ये मत समझिए कि यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो 0 और 1 के बीच में बहुत नंबर है, लेकिन ये वेरिएबल ये हर एक नंबर अटेंड नहीं कर सकता, कुछ ही नंबर अटेंड कर सकता है। और 0 के बाद सीधा 1 ही आएगा, 1 के बाद सीधा 2 आएगा, ये सब वेरिएबल की वैल्यू नहीं हो सकती ये केस में, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं टेम्परेचर ऑफ अ डे, तो ऐसा नहीं होगा कि 15 डिग्री नहीं होगा तो सीधा 16 ही होगा, 15 और 16 के बीच में जितने पॉसिबल वैल्यूज है वो सब आ सकते हैं। या हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 150 सेंटीमीटर नहीं होगा तो सीधा 151 ही होगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है। मतलब कि इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। मतलब जहां काउंट करते हैं, डिस्क्रीट के लिए मैं बोलूंगा काउंटेबल, वो सब डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस के लिए मैं बोलूंगा मेजरेबल, जहां मेजर करते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ डे मेजर करते हैं, हाइट ऑफ द स्टूडेंट मेजर करते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काउंट करते हैं, तो वो डिस्क्रीट है। जो काउंट होता है वो डिस्क्रीट है, और जो मेजर होता है वो कंटिन्यूअस है। बेसिक पॉइंट यही है कि डिस्क्रीट है तो देर इज अ गैप बिटवीन टू पॉसिबल वैल्यू, और कंटिन्यूअस है तो नो गैप। बेस बात यही है, गैप ही नहीं है इसीलिए तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी ना हो, डिसकंटिन्यूअस मतलब डिस्क्रीट। क्लियर हो गया सर? ये चलो बराबर हुआ।
लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे क्या? डेटा। अब ये क्या चीज है? तो ये चीज यही है भाई, डेटा का मतलब है, अब आ जाते हैं यहां पर, डेटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। डेटा क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। मतलब इंडिविजुअली जो वेरिएबल है, कलेक्टिवली वही डेटा है। मतलब मार्क ऑफ अ स्टूडेंट इज अ वेरिएबल, बराबर है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज वेरिएबल। लेकिन मैं ऐसा बोलूं, मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स का लिस्ट जो है, वो कलेक्टिवली जो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का पूरा लिस्ट बना दिया, वो बन जाता है डेटा। इंडिविजुअली मार्क्स वेरिएबल है, लेकिन ऐसे 50 मार्क का कलेक्शन कर दिया तो वो बन जाता है डेटा। तो जो इंडिविजुअली वेरिएबल है, कलेक्टिवली वही क्या चीज है? वही चीज क्या है? डेटा है। जो इंडिविजुअली वेरिएबल है, कलेक्टिवली वही डेटा है। मतलब वो 2 GB 3 GB वाला डेटा नहीं, सर मोबाइल फोन में आता है वो डेटा नहीं। हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल, मतलब मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट वेरिएबल, मार्क्स ऑफ लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट। इसका मतलब ये होगा कि एक वेरिएबल नहीं है, कई सारे वेरिएबल का इकट्ठा किया हुआ कलेक्शन है, तो वो बन जाता है डेटा। इंडिविजुअली जो वेरिएबल है, कलेक्टिवली वही डेटा है। याद रह गया अभी डेटा? और वेरिएबल यदि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल और उसका कलेक्शन न्यूमेरिकल डेटा बनेगा, और वेरिएबल नॉन न्यूमेरिकल है तो उसका कलेक्शन नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा। स्टैटिस्टिक सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहा है, नॉन न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा है। अब समझे स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मतलब, वेरिएबल क्या है और डेटा क्या है। तो जो हमने पढ़ा वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में, और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये डेफिनेशन प्रोफेसर क्रॉक्सटन एंड काउडन ने दी हुई है। इन लोगों की डेफिनेशन है कि भाई कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। उसमें न्यूमेरिकल मतलब जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो तो बराबर है, लेकिन डेटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। फिर वेरिएबल क्या है? तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी के यूनिट टू यूनिट जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है वो वेरिएबल है, और जो चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट है। और वेरिएबल यदि नंबर में एक्सप्रेस कर सके तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, और नंबर में एक्सप्रेस ना कर सके तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है। बस ये ध्यान रखो, बराबर। चलिए, तो ये तो सर समझ में आ गया स्टैटिस्टिक क्या है, पूरा समझ में आ गया स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं, जो वेरिएबल की बात हो रही थी वहीं पर, कि वेरिएबल तो समझ में आ गया, कुछ और चीजें समझेंगे। जैसे कि एक वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा आज, अभी बैकग्राउंड चल रहा है, अभी हम टॉपिक पे तो गए नहीं, लेकिन ये सभी सिलेबस का भी पार्ट ही है, ऐसा समझो। और वो है एक वर्ड जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सर बहुत बार सुना है ये वर्ड, तो देखा भी है। क्या है फ्रीक्वेंसी, पता है ना? बोलो। बिल्कुल सही, कि भाई मान लो कि वेरिएबल है हमारा मार्क्स, 10 मार्क का टेस्ट लिया हुआ है, तो मार्क्स को मैं वेरिएबल एक्स बोल दूं तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 0, 1, 2, 3, ऐसे कहां तक जाएगा भाई? 10 तक जाएगा, ठीक है। और ये मार्क्स लाने वाला पूरा डेटा जो 50 स्टूडेंट का है, मैंने बोला था अभी मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इज डेटा, तो उसके अगेंस्ट में ऐसा चेक करूं कि पूरा लिस्ट निकाल के
कि 0 मार्क लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो वो 1 to 50 के अगेंस्ट, रोल नंबर 1 के अगेंस्ट मार्क्स लिखा होगा, 2 के अगेंस्ट, मैं पूरा लिस्ट चेक करते 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 गया तो मिला कि हाँ भाई 3 जीनियस स्टूडेंट है जो 0 अचीव करके लाए हैं, बहुत मेहनत की होगी, तो 0 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट है। फिर चेक किया कि 1 मार्क्स लाने वाले कुछ है, इनसे थोड़े कम जीनियस, तो देखा तो पता चला कि हाँ कुछ 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 मार्क लेके आए हैं। फिर देखा 2 मार्क वाले कितने हैं भाई, वो तो ढूंढो, तो पूरा लिस्ट चेक किया तो पता चला कि 2 मार्क वाले 12 स्टूडेंट है। फिर बोला कि 3 मार्क वाले ढूंढो, तो 3 मार्क वाले 8 स्टूडेंट है। ऐसे करते करते जो सबसे कम अक्ल वाला जो है बंदा, मतलब 10 में से 10 लेके आया है, वो कैसे कितने हैं, तो पता चला कि ऐसा एक ही स्टूडेंट है। ठीक है, और मिला के टोटल कितने स्टूडेंट हुए भाई, 50 स्टूडेंट हुए। तो ये जो 50 स्टूडेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो पूरे मास ऑफ डेटा का टोटल कलेक्शन जो किया था उसको क्लासिफाई करके रखा हुआ है। अब ये है वेरिएबल 0 1 2 3, वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज। और पूरे डेटा सेट में मैंने चेक किया तो ये जो 3 है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन देखा जाए तो पूरे सेट में 0 कितनी बार रिपीट हुआ होगा, जो इसने बोला वो बिल्कुल सही। तो पूरे लिस्ट में ये 0 3 बार रिपीट हुआ होगा। फिर 1 कितनी बार रिपीट हुआ होगा, 10, 2 12 टाइम्स, 3 8 टाइम्स। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल बीइंग रिपीटेड इन डेटा सेट। डेटा सेट में जो वेरिएबल जितनी बार रिपीट होता है वो रिपीटेशन वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी? क्लियर? अब मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भारी भरकम वर्ड्स होते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है उसमें। हम लोग क्या है, एक आदत सी पड़ गई है ना अपनी कि कुछ डिफिकल्ट तो होगा, और रट्टा मारने की तो कोशिश करते हैं कि ऐसा लिखना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ है नहीं। आपका एग्जाम एमसीक्यू है, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद रख के जाओ और लिखो। कौन पूछता है? पूछते ये है कि आप समझो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो समझ के चलो। बस फ्रीक्वेंसी क्या है समझ लो, वर्ड टू वर्ड लिखना कहीं पर नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन जितना अच्छी तरीके से समझोगे वर्ड टू वर्ड ही याद रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो याद भी रह जाता है। सर की तो अच्छी बात है, हाँ तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो वेरिएबल है ना, जिसकी वैल्यू है 0 1 2 3 अप टू 10, और उसके अगेंस्ट उसकी क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी है। ये जो पूरा टेबल है, ये टेबल, ये वेरिएबल, ये फ्रीक्वेंसी, दोनों को साइड बाय साइड प्रेजेंट किया और एक टेबल बनाया। ये टेबल को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना ही, इतना ही। सर एक बार आप फिर से बोलिए तो मैं बोल रहा हूं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल giving different possible values of variable along with respective frequency written side by side. Clear? अरे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरा सब कुछ आपके सामने मिलेगा, लिखा हुआ ही है। मटेरियल में भी लिखा हुआ है, सब जगह पर लिखा हुआ। ये समझ लो फिर से ध्यान से। Frequency distribution is a statistical table
गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ये पॉसिबल वैल्यूज, एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी रिटर्न साइड बाय साइड। लिख लेते हैं सब, लिख लो ना एक बार। चलो फिर से यहां पर सर आप बोल जाते हो फिर वो रह जाता है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, चलेगा ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is a statistical table, ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, होता है गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल and its corresponding या respective frequency written साइड बाय साइड। ठीक है, हो गया काम। अब देखो बराबर है, एक टेबल है जिसमें वेरिएबल होता है, उसके फ्रीक्वेंसी होते हैं, साइड बाय साइड लिखे होते हैं, बस उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो समझ लिया। लेकिन कभी कभी 10 मार्क के बजाय में 100 मार्क का टेस्ट भी रख सकता हूँ। सर आप तो अपनी मर्जी, जो रखना है रखो, स्टूडेंट को तो 100 मार्क्स का टेस्ट भी अपेयर करना पड़ेगा। तो 100 मार्क के टेस्ट में पॉसिबल वैल्यू है 0 से लेके 100 तक, 0 से 10 नहीं है, 0 से 100 है। तो उस वक्त में 0 मार्क्स वाले कितने, 1 मार्क वाले कितने, 2, ऐसे 100 फिगर लिखूंगा। सर ये कोई काम की चीज नहीं है। थोड़ी आपके पास अकल हो तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ग्रुप कर दो ना सर, 0 से 10 में कितने हैं वो देख लो, 10 से 20 में कितने हैं, 20 to 30, 30 to 40, और लास्ट में लिख दो 90 to 100। तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल इंडिविजुअली प्रेजेंट हो, वेरिएबल इंडिविजुअली भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो गिविंग डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, प्रेजेंटेड इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, 2 हो गए काम, प्रेजेंटेड इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। तो वेरिएबल की वैल्यू लिखे तो उसको समझो कि भाई इंडिविजुअली भी हो सकती है, ग्रुप में भी हो सकती है, और इसके साथ साथ अरेंज चलिए ऐड करता हूं, अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरे मैं हैफेजर नहीं लिखूंगा कि 20 to 30 लिख दिया, फिर 0 to 10 लिख दिया, फिर 90 to 100 लिख दिया, फिर 40 to 50, सब लिखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। इट शुड बी प्रॉपरली प्रेजेंटेड अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तब जाके हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। बराबर, तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट है अभी, समझ में आ जाए। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। एक टाइप है जिसमें वेरिएबल इंडिविजुअली प्रेजेंट किया है, और दूसरा टाइप है जिसमें वेरिएबल ग्रुप में प्रेजेंट किया है, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप से? 2 टाइप है। और ये जो 2 टाइप है ना, उसका नाम मैं बोलूंगा, थोड़ा डरिएगा मत। एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूअस बोलो या ग्रुप बोलो, बात एक ही है। तो काम समझ में आ गया सर। डिस्क्रीट वेरिएबल की बात नहीं है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट, वो वेरिएबल का क्लासिफिकेशन था, वो अलग। ये क्लासिफिकेशन जो है वो वेरिएबल का नहीं है, ये किसका है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट। उसमें भी यही क्लासिफिकेशन है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट एंड ग्रुप। डिस्क्रीट का मतलब होता है वेरिएबल्स इंडिविजुअली प्रेजेंट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा डिस्क्रीट। तो यहां डिस्क्रीट का मतलब है कि वेरिएबल और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर प्रेजेंटेड, कैसा भाई? इंडिविजुअली। तो यहां आप बोलोगे वेरिएबल्स आर प्रेजेंटेड इन ग्रुप्स। ठीक है। और कब ऐसा करेंगे? सिंपल सी बात है, जब वेरिएबल का नंबर कम हो या उसकी रेंज कम हो। नंबर कम हो या उसकी रेंज कम हो। जैसे 10 मार्क का टेस्ट है तो रेंज कितनी है? 0 से लेकर 10 तक। और उसमें भी नंबर कितने? 0 1 2 3, 10 ही नंबर है। लेकिन 0 से 100 देखा जाए तो रेंज बहुत बड़ी है, और नंबर भी है 0 1 2 3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स भी हैं। तो ऐसे केस में हम कंटिन्यूअस में जाएंगे, या मतलब रेंज छोटी है और लार्ज नंबर में वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे केस में हम डिस्क्रीट में जाएंगे। कभी हो सकता है रेंज छोटी हो लेकिन वेरिएबल की पॉसिबल नंबर्स बहुत है। नंबर्स बहुत है मतलब वैल्यूज में, कि भाई 0 to 10 ही रेंज है, रेंज छोटी है, लेकिन पॉसिबल वैल्यू है 0.1 0.2 0.3 0.4, इस तरीके की है। तो देखा जाए तो 0 to 10 की रेंज भी बहुत बड़ी हो गई। उस वक्त मुझे रखना पड़ेगा 0 to 1 में कितने हैं, 1 to 2 में कितने हैं, 2 to 3 में कितने हैं। सिर्फ रेंज नहीं देखेंगे, साथ में उसके नंबर्स भी देखेंगे कि नंबर्स कितने, पॉसिबल वैल्यूज जो है। और मान लो 0 to 100 है, रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें 10 ही वेरिएबल आते हैं। एक का नंबर है 7, एक का 15, एक का 18, ऐसे करते सिर्फ 10 ही वेरिएबल है। तो फिर ये रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, लोएस्ट 0 है और हाईएस्ट 100 है, और इनके बीच में टोटल 10 ही नंबर है, वेरिएबल ही 10 है। तो 10 ही वेरिएबल है, तो मैं क्लासिफिकेशन 0 to 10 क्यों करूं? वो 10 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि भाई, और उसमें भी कुछ ऐसे है 7 वाले 4 बार रिपीट हो गए, 15 वाले 6 बार रिपीट हो गए। तो इन्हीं नंबर में से कुछ है, तो ज्यादा वेरिएबल के नंबर्स नहीं है, भले रेंज ज्यादा है लेकिन नंबर्स कम है, तो भी हम कहाँ जाएंगे? डिस्क्रीट में जाएंगे। और ऑपोजिट सिचुएशन होगी तो कंटिन्यूअस में चले जाएंगे, ग्रुप में चले जाएंगे। लॉजिक क्लियर? तो वेरिएबल 2 टाइप के, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब सिर्फ कंटिन्यूअस को ही मैं ध्यान से बोलूं, देखो तो आपने देखा होगा कभी कभी कि सर कंटिन्यूअस में जो ग्रुप में रखते हैं वो क्लास ऐसा बोलते हैं, और उसमें लिखते हैं ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। कभी कभी सर इस तरीके का होता है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। तो ग्रुप तो दोनों ग्रुप ही है, दोनों कंटिन्यूअस ही है, लेकिन यहां पर एक क्लास का जहां खत्म हो रहा है, दूसरा क्लास वही वैल्यू से शुरू हो रहा है। तो कोई गैप नहीं है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास के बीच में कोई गैप नहीं है। जबकि यहां पर गैप है, 10 पे खत्म होता है, 11 से शुरू होता है, 20 पे खत्म होता है, 21 से शुरू होता है। तो यहां नो गैप, यहां क्या है भाई?
नो गैप, जबकि यहां आप बोलोगे विथ गैप। एग्रीड? और जो नो गैप वाला है वो एक्सक्लूसिव है, विथ गैप वाला है वो इंक्लूसिव है। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का। बाद में इस पर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्लास भी होते हैं, लेकिन उसमें देखो तो दो कैटेगरी के हैं। एक क्लास ऐसे होते हैं जिसमें कोई गैप नहीं होता, और एक क्लास का पैटर्न ऐसा है जिसके दो कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के बीच में गैप होते हैं। जहां गैप नहीं है वो एक्सक्लूसिव क्लासेस माने जाए, और जहां गैप है उसको इंक्लूसिव बोलेंगे। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको समझा दूं, लेकिन एक चीज हो गई कि यदि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है या ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो दो टाइप के हैं। एक है एक्सक्लूसिव और एक है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को बहुत ज्यादा याद ना रखो, तो सिर्फ इतना, नो गैप। और इंक्लूसिव के लिए लिखेंगे भाई विथ गैप। बराबर? अब मैं आपको समझाऊं किस तरीके से इसको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ही क्यों वर्ड ऐसा यूज किया है। आप लोग भी ये समझ के रखिएगा, मान लो कि एक वेरिएबल की वैल्यू है 20। अब 20 10 to 20 में मैं लिखूं या 20 to 30 में लिखूं? मतलब ये रास्ता गलत है सर और ये सही है। 20 एग्जैक्ट वैल्यू हो तो उसको कहां रखनी चाहिए? 10 to 20 में रखनी चाहिए या 20 to 30 में? 20 to 30 में। बराबर? लेकिन ये प्रॉब्लम यहां तो है ही नहीं कि 20 है तो कहां रखेंगे, 11 to 20 में या 21 to 30 में? सर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 20 है तो 11 to 20 में ही रखेंगे। बराबर? अब यहां से एक नया पॉइंट समझने की कोशिश करो कि ये जो क्लास है ना, उसका ये जो 0 to 10, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है 0 से लेके 10 तक, इसका मतलब 0 और 10 एक्सट्रीम पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्लास लिमिट। और इसमें 0 को बोलेंगे लोअर लिमिट और 10 को बोलेंगे अपर लिमिट। ये नाम याद रखिएगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। 10 to 20 तो लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट 20। फिर 20 to 30 तो लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30। ऐसे ही यहाँ 1 to 10 तो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 10। 11 to 20 तो लोअर लिमिट 11, अपर लिमिट 20। ये याद रखिए। अब 0 to 10, 10 to 20, ये नो गैप वाले क्लासिफिकेशन में 0 to 10 में 0 तो इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। 10 आएगा तो मैं 0 to 10 में नहीं रखूंगा, कहां रखूंगा? 10 to 20 में। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में लोअर लिमिट तो इंक्लूडेड है, मतलब 0 इंक्लूड होता है, 10 एक्सक्लूड होता है। 10 to 20 में 10 इंक्लूड होता है, 20 एक्सक्लूड होता है। 20 to 30 में 20 इंक्लूड होता है, 30 एक्सक्लूड होता है। 30 हो तो नीचे और जाना पड़ेगा, 30 to 40 में। तो लोअर लिमिट इंक्लूडेड और अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, ये पैटर्न है। जबकि गैप वाले जो केसेस है उसमें 1 और 10, तो 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा। 10 आएगा तो हम थोड़ी नीचे चले जाएंगे, वही रखेंगे। मतलब लोअर लिमिट भी इंक्लूडेड होती है और अपर लिमिट भी इंक्लूडेड होती है। 11 to 20, 11 भी इंक्लूड होती है, 20 भी इंक्लूड होता है। 21 to 30 में 21 भी इंक्लूड होता है और 30 भी इंक्लूड होता है। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि
लोअर लिमिट तो दोनों केस में इंक्लूड होती ही है, जो डिफरेंस है उसकी वजह अपर लिमिट है। या किसी क्लासिफिकेशन में अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है या इंक्लूड होती है। जहां एक्सक्लूड होती है वो एक्सक्लूसिव, जहां इंक्लूड होती है वो इंक्लूसिव। मतलब दोनों में से एक लिमिट इंक्लूड हो और एक लिमिट एक्सक्लूड हो, ऐसे क्लासिफिकेशन को एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और दोनों लिमिट को इंक्लूड करे, इंक्लूसिव है, सबको लेके चलता है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं इंक्लूसिव। तो दो टाइप भी समझ में आ गए, क्या कौन सा, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। चलिए काफी कुछ समझ लिया है सर अभी हमने। अब देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन में ले रहा हूं। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास में लेते हैं भाई 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। फ्रीक्वेंसी लेते हैं कुछ 3, 9, 10 ऐसा कुछ। चलिए फिर से एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। क्लास फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब मैं क्लास लिख रहा हूं 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। और फ्रीक्वेंसी में लेते हैं 7, 15, 10। एक तीसरा भी क्लास लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 5, 18, 13 ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी है। अब समझो भाई, 3 पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी, पहले आपको मैं ये बोलूं कि आप मुझे बताइए कि ये क्लास फ्रीक्वेंसी पर से आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिटरमाइन कर सकते हैं। सर ये आपने अभी समझा दिया हमें, वो क्या है पता है, क्या है? 0 to 10 की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, 10 to 20 लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और यहाँ लोअर लिमिट, अपर लिमिट,
क्या बात है, जीनियस स्टूडेंट है सब। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब सर समझ में आ गया। क्लास लिमिट मतलब एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर एक्सट्रीम वैल्यू इज लोअर लिमिट और हायर एक्सट्रीम वैल्यू इज अपर लिमिट। तो उस हिसाब से यहां पर भी मुझे आप बताएंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। कौन सी है? 1 to 10 क्या है भाई? 1 10, फिर 11 20, फिर 21 30। अब यहां पर बोलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट। 0 to 9, 0 9, 10 19, 20 29। एग्रीड सर? बराबर है। लेकिन इसके साथ एक और भी वर्ड है और वो है क्लास बाउंड्री। भाई लिमिट और बाउंड्री एक एक नहीं है, अलग अलग है। हाँ, लेकिन एक चीज क्लियर है कि क्लासिफिकेशन एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है वो देखिए। एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन है यदि, तो जो बाउंड्री और लिमिट एक ही है, मतलब लोअर बाउंड्री इज लोअर लिमिट एंड अपर बाउंड्री इज अपर लिमिट। लेकिन इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन है तो लोअर बाउंड्री का मतलब है लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ द गैप, गैप मतलब डिफरेंस या डी, और अपर बाउंड्री मतलब अपर लिमिट प्लस हाफ ऑफ द डी। सर इसका मतलब कैसे हम समझे, यहां मैं आपको लिख के बताता हूं। लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, तो ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव है इसका मतलब यही हुआ कि बाउंड्री और लिमिट सेम। तो जो बाउंड्री है वही लिमिट है, जो लिमिट है वही बाउंड्री है। तो लोअर बाउंड्री भी 0, अपर बाउंड्री 10, 10 20 20 30। चलो ये तो हो गया। लेकिन इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव में हम गैप देखेंगे। गैप कितना है? 1 का है, 10 पे खत्म होता है, 11 पे शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं डी। डी इक्वल्स टू 1। डी का हाफ करें तो 0.5 होगा। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे तो वो आएगा 0.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। लोअर बाउंड्री का मतलब लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ द डी, और डी का मतलब है गैप। गैप 1 का है, 1 का हाफ मतलब 0.5, तो एल एल माइनस 0.5, तो लोअर बाउंड्री अपर लिमिट यूएल प्लस 0.5 का मतलब अपर बाउंड्री। तो यहां पर मैं लिखूं 11 to 20, तो इसका लिए लोअर बाउंड्री 11 नहीं होगी, लोअर बाउंड्री होगी 10.5 और अपर बाउंड्री होगी 20.5। यहां पर लिखेंगे 20.5 30.5। अब लेते हैं ये लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री, जिसमें 0 to 9 10 to 19 ये भी गैप कितना है? 1 का है, उसका हाफ करेंगे तो यहां भी 0.5 होगा। 0 माइनस 0.5 इज माइनस 0.5 और 9 प्लस 0.5 इज 9.5। यहां आएगा 9.5 19.5, 19.5 और 29.5। देखा जाए तो रियल कॉन्सेप्ट यही है, गैप होना ही नहीं चाहिए। तो ट्रू क्लास लिमिट मतलब क्लास बाउंड्री, या एक्चुअल क्लास लिमिट का मतलब क्लास बाउंड्री होता है,
और ये कॉन्सेप्ट ज्यादा काम का है, लिमिट से ज्यादा बाउंड्री कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। और इसको बोलते हैं इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन। इंक्लूसिव को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव, मतलब गैप को रिमूव कर दिया, ब्रिज रिमूव हो गया, ठीक है, और कनेक्ट हो गया पूरा। तो मुझे लगता है यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, है भाई। एक और टर्म डिस्कस करते हैं और उसका नाम है मिड वैल्यू। पता है मिड वैल्यू क्या होता है? सर पूरे क्लास का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं, मतलब सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर क्लास। पूरे क्लास को एक वैल्यू रिप्रेजेंट करो, ऐसा बोलो तो मिड वैल्यू। और वो डिटरमाइन कैसे करते हैं सर? वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, या फिर लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाय 2 करो तो भी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। तो 0 to 10 का मिड वैल्यू में लिखूं 5, एग्रीड। 10 to 20 का मिड वैल्यू 15, 20 to 30 का मिड वैल्यू 25। चलिए यहां पर आते हैं दूसरे केस में। तो मिड वैल्यू 1 to 10 का मिड वैल्यू 5.5, ठीक है, बराबर 5.5। उसके बाद 15.5, उसके बाद 25.5। और यहां पर आ जाए तो मिड वैल्यू क्या होगी? 0 to 9 है तो 4.5, 14.5, 24.5। समझे? आगे एक बात लेते हैं। मिड वैल्यू के बाद एक और कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा और वो है क्लास विड्थ। पता है क्लास विड्थ क्या है? कोई क्लास लेंथ बोले तो भी बात वही है, मतलब ये क्लास की जो रेंज है, रेंज ऑफ क्लास इस क्लास विड्थ 0 to 10 है, तो रेंज कितनी हुई इसकी? 10 हुई। चलिए, तो ये 10 की रेंज है, ये भी 10 की रेंज है, और ये भी 10 की रेंज है। 10 to 20 भी 10 ही हुआ, 20 to 30 भी 10 ही हुआ। इसका मतलब क्लास लेंथ या क्लास विड्थ का मतलब है, आप बोलोगे सर रेंज ऑफ क्लास इंटरवल। तो वो लॉजिक के हिसाब से यहां बताइए कि क्लास विड्थ कितनी होगी? 1 to 10 क्लास विड्थ क्या होगी? बस ये गड़बड़ी है, ये भी 10 ही है। 11 to 20 10, 21 to 30 10। सर कैसे? सर 30 क्यों लिखा? माफ कीजिएगा। देखो ये दोनों इंक्लूसिव है ना, 1 भी इंक्लूड होता है, 10 भी इंक्लूड होता है, नाम ही है इंक्लूसिव। तो यहां इंक्लूसिव है तो 10 - 1 करेंगे तो एक निकल जाएगा, लेकिन 1 को भी रखना है और 10 को भी रखना है। अब देखो कितनी रेंज हो गई, 1 को और 10 को दोनों को इंक्लूड करो तो 10 की हुई। तो लॉजिक ये है कि क्लास विड्थ, अब मैं इसको इस तरीके से समझूंगा। क्लास विड्थ मतलब एक क्लास की दो लिमिट का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मत करो, 10 - 1 तो 9 हो जाता है। लेकिन सेम क्लास की बाउंड्री का डिफरेंस निकालोगे तो चलेगा, जैसे 10.5 - 0.5, 20.5 - 10.5, 30.5 - 20.5, ये काम करो। या फिर दो लोअर लोअर का डिफरेंस देखो, 10 - 0, 20 - 10, 11 - 1, 21 - 11, ये कर सकते हैं। या फिर दो मिड वैल्यू का गैप देख लो, 5.5, 15.5, 25.5, वो भी 10-10 का है। उसके हिसाब से हम क्लास विड्थ समझेंगे, एग्रीड। अब यहां पर आप भी बोलोगे क्लास विड्थ क्या हो सकती है? सर यहां पर भी 10 ही होगी, क्योंकि दो लोअर लोअर का डिफरेंस 10 - 0, 20 - 10। या फिर बाउंड्री के हिसाब से देखें तो या 0 भी इंक्लूड होता है, 9 भी इंक्लूड होता है, टोटल 10 की तो रेंज हुई। तो ये भी सब 10 ही है, ये सेटअप है। क्लियर हुआ? बराबर। तो आज जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर ये सेशन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि
स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मतलब क्या है। प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस दो है, लेकिन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक का मतलब सिंगुलर सेंस है, और वो सिंगुलर सेंस मतलब कॉपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तब वहां से कंफ्यूजन हुआ कि ये डेटा क्या है, बाद में न्यूमेरिकल की बात करें तो डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी के यूनिट टू यूनिट चेंज होता है, यदि चेंज नहीं होता तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, चेंज होता है तो वेरिएबल बोलेंगे। और वो दो टाइप के हो सकते हैं, जिसको नंबर में एक्सप्रेस करें वो न्यूमेरिकल, या क्वांटिटेटिव वेरिएबल नंबर में एक्सप्रेस ना कर सके तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल या नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल। और ये सब वेरिएबल को इकट्ठा करेंगे तो वो हो जाता है डेटा। डेटा भी उस हिसाब से देखा जाए तो दो टाइप के हुए, न्यूमेरिकल डेटा एंड नॉन न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक डील करता है न्यूमेरिकल डेटा पर। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा एक टर्म हमने सीखा, फ्रीक्वेंसी। पूरे डेटा सेट में वेरिएबल जितनी बार रिपीट होता है, दैट रिपीटेड वैल्यू इटसेल्फ इज फ्रीक्वेंसी। और वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड प्रेजेंट करें तो टेबल बनता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल इंडिविजुअली भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रुप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि इंडिविजुअली प्रेजेंट करें तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ग्रुप में प्रेजेंट करें वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ग्रुप में प्रेजेंट करें तो कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। नो गैप तो एक्सक्लूसिव, विथ गैप तो इंक्लूसिव। कहने का मतलब है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड करे तो इंक्लूसिव, लोअर को इंक्लूड करे लेकिन अपर को एक्सक्लूड करे तो वो एक्सक्लूसिव है। इसके बाद क्लास लिमिट क्या है, क्लास बाउंड्री क्या है, मिड वैल्यू क्या है और क्लास विड्थ क्या है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। पूरा डिस्कशन समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज के दिन का स्टैटिस्टिक्स का काम यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। कल इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बराबर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मैथ्स के लिए।